सलाम मेरे अजीज पंखों, जिन फूड स्टोरीज का 18वां हिस्सा मैं लेके आ गई हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरा मूड कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने ईमेल्स पढ़ी ना तो मुझे सरप्राइजिंगली इस बार ईमेल्स मुझे बहुत अच्छी आई हैं। मतलब ये सारी स्टोरीज बहुत सॉलिड हैं। मेरा ख्याल है 5 या 6 होंगी और ये वीडियो भी काफी लंबी बनेगी। तो ऐसा करो, लाइट्स ऑफ करो, पॉपकॉर्न्स लेके बैठो, हेडफोन्स लगाओ और हम इसको शुरू करते हैं। पहली ईमेल में आई है और ये कह रही है कि ये बात इस साल के 15 नवंबर की है। ये ईमेल मुझे पिछले साल आई थी, तो मतलब 15 नवंबर 2020। मैं टूर पे गई थी अपनी बहन और अपनी बहुत ही करीबी आंटी और उनकी फैमिली के साथ। ये बात सवात से आगे जहाँ कलाम की है, वहाँ के जिस होटल में रुके थे उसका नाम था अल खलीज। ठंड बहुत थी और जब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, कलाम के होटल में स्टे करना था, हम रास्ते में थे और बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे हमने 6 रूम्स बुक करवाए थे। 5 जो थे वो पहले फ्लोर पे थे और 1 रूम सेकंड फ्लोर पे था। जिन दिनों हम गए थे होटल स्टे करने, उस होटल के स्टाफ ने हमसे कहा था कि हमारी फैमिली वहाँ पे आखिरी है, बाकी पूरा होटल खाली है। हम यहाँ से जाएंगे तो उन्होंने भी होटल हमारे साथ ही बंद करके निकल जाना है नीचे के इलाकों में, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर बर्फ 7-8 फीट तक पड़ जाती है। जब हम वहाँ पे रुके, पहले दिन ही स्नोफॉल 2 फीट जितनी पड़ गई थी। मेरी आंटी जो कि व्हील चेयर पर हैं और उस होटल में लिफ्ट नहीं थी, तो हम इस वजह से उस होटल में बंद होके रह गए थे, क्योंकि वहाँ से उनकी व्हील चेयर के साथ निकलना बहुत मुश्किल था। उसी पहले दिन की रात को 3 बजे मेरी आंटी के दोनों भाई हमारे रूम के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। रूम के सामने ही बहुत खूबसूरत सा गार्डन था जिसमें चेयर्स टेबल्स लगी थी, जो कि बर्फ इतनी पड़ने की वजह से बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। और इस गार्डन के सामने ही बहुत बड़ा सारा पहाड़ और दरख्त ही दरख्त है। रात तक बर्फ 4 फीट तक हो गई थी और गार्डन की तरफ ना होटल के स्टाफ में से कोई जा सकता था, ना ही हमारी फैमिली में से कोई वहाँ गया था। मेरे आंटी के भाई दोनों, उन्होंने उस गार्डन का व्यू लेने की कोशिश की कैमरे में, तो वो वीडियो की बजाय पिक्चर क्लिक हो गई थी गलती से। उसमें उनको चेयर पे कोई चीज नजर आई, ब्लर सी, जैसे कोई बैठने लगा है। अपने मोबाइल में उन्होंने दोबारा से पिक्चर ली और जूम किया तो वो बाकायदा कोई चीज बैठी थी उस बर्फ से ढकी चेयर पे। उन्होंने मोबाइल में जूम करके जब पिक्चर देखी तो वो खौफ से डर के भागे। बर्फ की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी कि वो रूम के आगे ही गिर गए। दूसरे भाई ने फिर उनको उठाया और वो दोनों रूम में आए और हमें पिक्चर्स दिखाई। जो चीज सिर्फ मोबाइल में देख रही थी वो सामने नहीं थी। वो देखने के बाद हम सब में इतना डर फैल गया। फिर हम लोग सुबह 4-5 बजे तक सब लेट गए सोने के लिए। कच्ची नींद में थे और कुछ सो चुके थे। हमारे रूम का दरवाजा पहले नॉक हुआ और उसके बाद किसी ने हैंडल नीचे किया, जैसे खोलने की कोशिश थी दरवाजे को, और छोड़ दिया। दरवाजा लॉक था और हमने आगे से किसी ने कुछ नहीं पूछा कि कौन है। अगले दिन सुबह ये बात आंटी ने अपनी फैमिली से की, जब सब एक रूम में इकट्ठे हुए नाश्ते के लिए, क्योंकि हम सब के रूम्स लाइन से साथ थे। उन सब ने कहा कि हाँ, हमारे रूम का दरवाजा भी नॉक हुआ था और हैंडल नीचे किया था किसी ने, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं आगे से कि कौन है। हम समझ गए थे कि वो चीज हमें बस तंग करना चाहती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। उसके बाद दिन दिन में हमने अपनी गाड़ियां जो कि बर्फ में फंसी हुई थी निकलवाने की कोशिश की और हम उस होटल से निकले। हम सब खैर खैरियत से लाहौर वापस आ गए। यार ये स्टोरी इटसेल्फ इतनी स्केरी नहीं है। उन्होंने बस जो बीच में मेन पार्ट है कि पिक्चर में उन्हें कुछ चीज नजर आई जो कि यूँ लग रहा था कि बैठने वाली है, और ये अच्छा हुआ कि आपने हमें पिक्चर भेज दिया है। अब तुम लोग जज करो कि ये तस्वीर रियल थी या फिर फेक थी। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। ये कहते हैं कि आई एम अम्मार फ्रॉम कराची। मैंने आपकी हॉरर स्टोरीज वाली वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सच्ची स्टोरी भी शेयर कर दूँ। ये बात कुछ 4 साल पहले की है। मैंने अपने मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म किए थे, लेकिन रिजल्ट आने में कुछ टाइम था। इस दौरान मैंने जॉब करने का सोचा और अल्लाह के फजल से लग भी गई। नूरियाबाद एक्सप्रेस हाईवे के करीब एक फैक्ट्री में। मेरी ड्यूटी स्टार्टिंग में फैक्ट्री के स्टोर में लगी थी। जॉब के कुछ हफ्ते बाद ही मेरी नाइट शिफ्ट लग गई। स्टोर में हम 2 लोग होते थे, एक मैं और दूसरा मेरा एक दोस्त हसन और मैंने डिसाइड किया कि हम एक एक करके जागेंगे। पहले 3 बजे तक मैं जागता था, फिर वो उस रात हसन को जगाने के बाद मैं ऑफिस में ही सोने के लिए लेट गया। हसन वॉशरूम का कह के चला गया। मैंने अपनी चादर सर से लेकर पांव तक तान ली और हसन के आने का वेट करने लगा। लाइट खुली होने की वजह से चादर में से शैडो वगैरह दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे चादर में से एक शैडो नजर आया। मैं समझा कि हसन है। मैंने उसे बोला, आगे तुम अब कहीं भी नहीं जाना, तो मैं सो रहा हूँ। ये कह के मैंने आंख बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने करवट बदलने लगा तो देखा कि कोई बिल्कुल मेरे मुंह के सामने अपना चेहरा लेके चादर के बाहर से मुझे घूर रहा है। कुछ देर इंतजार के बाद मैंने गुस्से से चादर हटाई, लेकिन सामने कोई भी नहीं था और लाइट्स भी ऑन थी। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने चादर ओढ़ के दोबारा सो गया। 4:45 के करीब मेरी आंख खुली। लाइट्स ऑन ही थी। मुझे गुस्सा आया हसन पे कि लाइट्स ऑफ क्यों नहीं की। मैं ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त लाइट्स ऑफ हो गई और मेरी चादर पर
फिर से एक शैडो नुमाया हुआ जो बिल्कुल मेरे पैरों के साथ खड़ा था। मुझे डर लगना शुरू हो गया तो मैंने चादर नहीं हटाई और अंदर ही से उस शैडो को देखने लगा। उसने मेरे ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। उसका हाथ वाज़िया तौर पे मेरे पैरों से लेकर सर तक आया। उसके हाथ में 3 उंगलियां थीं जैसे किसी जानवर की हों। वो बार बार हाथ फेर रहा था। ये देख के खौफ से मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए, लेकिन आवाज़ चाहकर भी नहीं निकल रही थी कि अचानक से लाइट्स ऑन हुई और अजान की आवाज़ आई। ये सब कुछ मेरे 4:45 से फजर तक होता रहा। नमाज पढ़ लो कह के हसन ने मेरी चादर हटाई और उस हालत में मुझे देख के परेशान हो गया कि क्या हुआ है। मेरी उस वक्त तक आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन बुली होने से बचने के लिए मैंने हसन को कुछ भी नहीं बताया। खैर नमाज पढ़ी और ऑफ करके घर चला गया, लेकिन उसके बाद उसके बारे में सारा दिन सोचता रहा। अगले दिन फिर जब मैं ड्यूटी पर गया तो सोने का दिल तो नहीं किया, लेकिन हसन को पता ना लगे इसलिए सोने के लिए अपनी वाइट चादर देखी तो वो नहीं मिल रही। ढूंढते हुए स्टोर में हम दोनों गए। वहाँ 3rd रैक के कॉरिडोर पर जमीन पर मिली। वो इस तरीके से फटी हुई थी जैसे किसी ने कांटों पे डाल के खींची हो। ये सब देखने के बाद हसन ने मुझे अपनी चादर ऑफर की और मैं वो लेके लेट गया। डर लग रहा था मुझे। डर खत्म करने के लिए हसन से बातें करने लग गया। हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक स्टोर से चीखने की आवाज आने लगी जैसे कोई इंसान हो, लेकिन कुछ देर बाद वो चीख किसी जानवर जैसी हो गई। हमने गेट पर सिक्योरिटी को कॉल की तो उन्होंने कहा कि खुद देख लो। हम गेट छोड़कर वहाँ आ जाएंगे तो गेट पर जॉब कौन देगा। तो फिर हम दोनों देखने के लिए ऑफिस से निकले। स्टोर की लाइट्स ऑन की। चीखने की आवाज स्टोर में गूंज रही थी। मैंने डर के मारे पास रखा झाड़ू उठा लिया तो हसन हंसने लगा कि ये क्या है। मैंने कहा कि अगर कोई पागल कुत्ता वगैरह निकल आया तो ये उसको मार सकते हैं। ये कह के आगे चले और 3rd रैक पर पहुंचे। मैं आगे था, हसन पीछे। अचानक हसन पीछे बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर मेरी टांगे भी कांपने लगी, लेकिन किसी तरह संभलते हुए शॉप की तरफ भागा। वहाँ मौजूद लड़कों को हसन का बताया तो वो सारे लड़के स्टोर में आए। हसन को जैसे मैं बेहोश छोड़ कर आया था वो वहाँ पर नहीं था। उसे ढूंढा तो वो स्टोर में मौजूद फ्लेमेबल चीजों के लिए मखसूस था, वहाँ पड़ा मिला। रिपोर्ट में कंपनी ने लिखा कि नॉन इनहेलेबल गैस के कांटेक्ट में आकर हसन बेहोश हुआ है। ये सब कुछ होने के बाद मैं अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास गया। उन्होंने मुझे जॉब छोड़ने का बोल दिया, ये कह के कि जॉब और मिल जाएगी लेकिन अगर जान गई तो फिर नहीं मिलेगी। इमाम साहब की ये बात समझ नहीं आई। क्या वो चीज मुझे मारना चाह रही थी? खैर अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। मैं बरसरे रोजगार भी हूँ और कोई परेशानी भी नहीं है। वाओ दैट वाज स्कैरी। लेकिन हसन ने क्या बताया कि वो क्यों बेहोश हुआ था, उसको क्या नजर आया था या उसने क्या फील किया था, उसका पार्ट भी आपको लिखना चाहिए था। खैर अगली स्टोरी है। ये कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद अफनान है। हमारी कुल फैमिली मेरे अब्बू और हम 3 भाई हैं। मैं दरमियाना भाई हूँ। हम लाहौर में रहते हैं। ये बात है 2017 की जब मैं क्लास 9 में था और मेरा बड़ा भाई 2nd ईयर में और छोटा भाई ग्रेड 3 में था। हमारे घर में अचानक कुछ अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। हम शुरू से ही उसी घर में रह रहे थे मगर आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा था। घर में अक्सर बोलने की आवाज़ें और किसी फर्द के कपड़े फट जाते और चीज़ें गुम हो जाना बिल्कुल मामूल हो गया था। इवन कि अक्सर हमारे घर में जानवरों की आवाज़ें भी आया करती थीं और शर्ट पे खून लग जाया करता था। मैं और बड़ा भाई एक कमरे में सोते थे और मेरा छोटा भाई अम्मी और अब्बू दूसरे कमरे में। एक दफ़ा मेरी अम्मी रात को वॉशरूम गई तो उन्होंने देखा कि मैं किचन में जा रहा हूँ। किचन की एक बड़ी विंडो भी थी। अम्मी ने वहाँ से देखा कि मैंने चूल्हे को जलाया है और अपना दायां हाथ उस पर रखा हुआ है। अम्मी ने देखकर जल्दी से मुझे आवाज दी और किचन का दरवाजा खोला ताकि मुझे रोक सके, मगर किचन में कोई भी नहीं था। अम्मी जल्दी से हमारे कमरे में आई और वहाँ मैं सो रहा था। अम्मी बहुत डर गई। उन्होंने फौरन अब्बू को बताया मगर हमें नहीं। और जब सुबह हुई तो अब्बू ने इमाम मस्जिद को बुलाया। उन्होंने बस दम वाला पानी दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। उसके 1 महीने बाद मेरी खाला की पूरी फैमिली अब्रॉड से वापस अपने घर सियालकोट आई थी। सियालकोट ये मेरा शहर है। खाला की पूरी फैमिली अब्रॉड से वापस अपने घर सियालकोट आई थी और मैं और मेरा बड़ा भाई उनसे मिलने के लिए गए क्योंकि उनका बेटा जब पाकिस्तान में होता था तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। अब्बू ऑफिस गए हुए थे और घर में सिर्फ अम्मी थी। कुछ देर बाद मेरा छोटा भाई स्कूल से वापस घर आया और कहता है कि उसके जिस्म में दर्द हो रही है, इसलिए वो दूसरे कमरे में सोने जा रहा है। अम्मी ने टीवी लगाया हुआ था कि कुछ देर बाद मेरे भाई की जोर जोर से रोने की आवाजें आई। अम्मी फौरन भाग कर गई तो देखा कि भाई के मुंह पर चोटें और नील पड़े हुए हैं। पूरा जिस्म नीलों से भरा हुआ था। अम्मी बहुत डर गई और अब्बू को फोन किया। मेरा भाई बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद अब्बू और ताया अब्बू उसको हॉस्पिटल ले गए। हमें भी बता दिया और हम भी वापस
گھر کے لیے نکل گئے۔ میرے بھائی کو بہت تیز بخار تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ دیر شام تک ہم وہاں پہنچ گئے اور رات کو اسے ہوش آیا تو وہ بڑے بھائی کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈرنے لگا۔ ابو نے بھائی کو باہر بھیجا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بڑے بھائی نے اسے بہت مارا، جبکہ میں اور میرا بڑا بھائی تو سیالکوٹ میں تھے۔ سب بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ امی نے ابو کو کہا کہ کسی عالم سے رابطہ کرے۔ تائی ابو کے جاننے والے ایک عامل اگلے دن ہاسپٹل آئے۔ ابو نے پرانے حالات و واقعات بتائے اور عامل نے میرے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کہا کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے اور اس نے اس بچے پر زیادہ اثر کیا ہوا ہے۔ عامل نے کہا کہ وہ ہمارے گھر جا کے پڑھائی اور ورد کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شام 6 بجے میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ جاری رکھا، مگر 7:45 بجے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم سب پر اچانک ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہمارا لاڈلا بھائی ایسے اچانک دنیا سے چلا گیا۔ عامل نے کہا کہ آپ لوگ رسک نہ لیں، یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے، آپ لوگ اس گھر سے چلے جائیں۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر بدلنے سے کچھ عرصے بعد تک ابھی کچھ عجیب ہوتا رہتا ہے، لیکن ہماری روز تلاوت قرآن اور باقاعدہ نماز سے الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، مگر اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسی غیر معمولی حرکات نہیں ہوئی تھی، نہ جانے یہ سایہ کہاں سے آ گیا اور ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا پیدا کر گیا۔ I am so sorry for your loss۔ یہ واقعی ایک بہت جلدی ہونے والی چیز ہے، یا تو ہو کہ کوئی وارننگز ملی ہو تو بندہ گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اچانک سے اتنا بڑا نقصان ہونا، اللہ آپ کو صبر دے۔ اگلی سٹوری ہے، یہ کہتی ہیں کہ یہ بات میرے دادوں کی ڈیتھ سے 4 منتھ پہلے کی ہے۔ اپروکسیمیٹلی 4 سال ہو گئے میرے دادوں کی ڈیتھ کو۔ میری دادو بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ ڈیتھ سے پہلے میرے بڑے پاپا مطلب میرے تایا ابو بہت زیادہ بلیو کرتے تھے پیروں پہ۔ میرے بابا دادو کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے اور بڑے پاپا ہر روز نئے پیروں کو گھر بلا لاتے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی دم کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی شام کے وقت کسی بابے کو گھر لایا گیا اور جب بھی گھر میں کوئی پیر آتا تھا تو گھر کے سب بچوں کو اوپر والے فلور پہ بھیج دیتے تھے۔ ہم سب بچے اوپر میرے روم میں تھے۔ اتنے میں نیچے سے بڑے پاپا نے آواز دی کہ گھر میں کوئی گرین کلر کا چادر یا دوپٹہ ہے، تو میں نے کہا جی جی، اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ الماری سے نکال کے دے دیا۔ وہ دوپٹہ دادو کے سر پہ رکھ کے دم ڈال کر چلے گئے اور بڑے پاپا نے وہ دوپٹہ واپس لا کے مجھے دے دیا اور میں نے اسی طرح لا کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اسی دن رات کو جب میں سو رہی تھی اپنے روم میں، بچپن سے ہی الگ روم میں اکیلی سوتی ہوں، تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ کچھ عورتیں میرے روم میں بیٹھی زمین پر کالے کپڑے اور گھونگھٹ لیے ہوئے تھیں، سب ایسے راؤنڈ بنا کے بیٹھی تھی جیسے ختم کرواتے ہوئے عورتیں بیٹھتی ہیں، اور وہ زور زور سے رو رہی تھیں اور چیخیں مار رہی تھی کہ تو نے ہمارے بچے مارے ہیں۔ بہت شور کر رہی تھی وہ۔ میں نے ڈر کے کروٹ بدل لی اور میں دیوار کے سائڈ پہ کراچنگ کی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چیخ ماروں، بٹ میری زبان نہیں کھل رہی تھی اور نہ پاؤں موو ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بہت زور سے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ میں رونے لگ گئی اور جو کلمے آیت الکرسی جو بھی مائنڈ میں آیا پڑھتی گئی اور آنکھیں زور سے بند کر لی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ کب لگ گئی۔ اب نارملی میں جب بھی صبح اٹھتی تھی تو میں شور مچاتی تھی، ادھر ادھر جاتی تھی، لیکن اس دن میں بہت زیادہ چپ تھی۔ میری زبان کھل نہیں رہی تھی، میرے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں ماما پاپا کے پاس گئی، انہوں نے تھوڑی دیر بعد نوٹس کیا مجھے کہ میں بہت چپ ہوں، تو ماما نے 2-4 بار پوچھا، میں رونے لگ گئی اور ساری بات بتا دی۔ پھر بابا مجھے پاس ہی مسجد کے قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ بابا نے ان کو پوری بات بتائی تو انہوں نے بتایا کہ اس بابے نے دم کرتے ہوئے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس جن کے بچے مر گئے ہیں۔ آپ فوراً اس دوپٹے کو چھت پر رکھ کے جلا دیں اور روز آیتیں پڑھ کے بچی پہ پھونکیں اور اسے اکیلے نہ سونے دیں۔ پھر کچھ دن بعد میں نارمل ہو گئی، لیکن کچھ ٹائم بعد گھر میں بہت کچھ اور بھی ہوا۔ کسی بچے کے ساتھ کچھ ہوتا، کبھی کچھ ہوتا، وہ سب میں آپ کو اگلی سٹوریز میں بتاؤں گی۔ اگر یہ نارمل سیناری ہوتا تو میں آپ کو کہتی شاید آپ کو سلیپ پیرالائسس ہوا تھا، لیکن کیونکہ گھر میں بابے شابے بہت آ رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس دوران ایسا ہونا شاید نارمل ہو، لیکن آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہتے کہ بہتر ہوگا کہ میرا نام نہ بتایا جائے۔ یہ مڈ دسمبر کی بات ہے 2020 کی، تو اس بات کو زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میری ایگزامز کا اسکیڈول کچھ اس طرح تھا کہ مارننگ میں آن لائن اسکول اور پھر ایگزامز اپلوڈ ہونے کے بعد 11:15 کی سبمیشن ڈیڈ لائن۔ اس شام میں نے اپنا ایگزام جلدی اپلوڈ کر دیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر سو جاؤں، بیکاز میری کچھ راتوں سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں پہلے نیچے سویا کرتی تھی، لیکن 4 سال پہلے میں اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور اوپر والے فلور پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں 9 PM 11 PM کا الارم لگا کے سو گئی تھی، لیکن مجھے کچھ عجیب سی فیلنگ آئی، لیکن اس پہ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سونے لگی۔ جیسے ہی میرا الارم بجا، پہلے رنگ پہ ہی اٹ واز ایز اف کہ میں کبھی سوئی ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آئی واز ناٹ سلیپی ایٹ آل، اور میری ساری سینسز کام کر رہی تھیں اور میرے دماغ میں اٹھتے ساتھ ہی پہلی تھاٹ یہ آئی کہ وہ یہاں ہے۔ اب میں یہ بتا دوں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ
कौन था, बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि ये बात मैंने खुद नहीं सोची थी बल्कि मेरे दिमाग में डाली गई थी। और फिर ये दोबारा हुआ और मुझे अपनी ही आवाज़ आई कि वो मुझे देख रहा है। एट द टाइम मुझे बहुत डर लगने लगा और मैंने सबसे पहले लाइट जलाई। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मैं अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि बात मैंने खुद ही सोच ली होगी, लेकिन मुझे ना तो किसी किस्म का ख्वाब आया था और ना ही मैं कुछ ऐसा सोचते हुए सोई थी। मैंने पढ़ाई में दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन अगले 30 मिनट मैं बैठ के तस्बीह ही करती रही। फिर मेरी नजर पर्दे पे पड़ी। मेरे कमरे की विंडोज पे 2 पर्दे हैं, एक मॉर्निंग कर्टन जो कि व्हाइट और ट्रांसपेरेंट है और उसके आगे रात का पर्दा जो कि डार्क है, तो उसके थ्रू कुछ भी नहीं दिखता। एक कोने में रात वाला डार्क पर्दा थोड़ा सा साइड पे था और मैं नजर जब उसके पीछे ट्रांसपेरेंट पर्दे पे पड़ी तो कुछ देर के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। मैंने कोशिश की कि मैं ना डरूं, इसलिए मैं अपनी किताब की तरफ मुड़ गई। मैंने जब दोबारा देखा तो उधर कोई नहीं था और मैं डरते डरते नीचे आई। नीचे जाके मैं अपनी नानी के कमरे में सोई और उससे पहले उन्हें मैंने सारी बात बताई। उस रात किसी वक्त मेरी अम्मी कमरे में आई और उन्होंने मेरी नानी से पूछा कि मैं नीचे क्यों हूँ। उन्होंने सारी बात बताई। उन्हें लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सारी बात सुन रही थी। मुझे लगा कि मेरी अम्मी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बात को समझ लिया और मुझे यकीन आ गया कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता है। अगली सुबह मैंने पूछा तो उन्होंने मेरी बात टाल दी। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरी फैमिली जिस घर में रहती है वो घर हमारे पास अब 9 सालों से है और इन 9 सालों में पर्सनली मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट मेरी पुरानी मेट्स ने 1-2 ऐसी बातें बताई थी। ये 6 साल पहले की बात है। वो कहती थी कि जब हम लोग घर नहीं होते थे तो ऐसे वाकयात पेश आते थे। उस दौरान मामा की जॉब की वजह से मामा का ट्रांसफर मुल्तान में था और मैं उनके साथ थी। हम वीकेंड्स पे कभी कभार वापस आते थे। डैड का कारोबार कसूर में था तो वो उधर होते थे। नानी अपने घर में थी। मेड उसका हस्बैंड और उसके बच्चे हमारे पीछे से घर के काम करते थे। मेड ने बताया कि उसका हस्बैंड धोने के लिए बेडशीट्स लेने गया तो उसे एक लड़का कमरे में लॉन्ड्री बास्केट लेके जाते दिखा। उसे लगा कि वो उसका बेटा है, लेकिन जब वो अंदर आया उधर कोई नहीं था। मुझे ये बात मेरी उस मेड ने सालों पहले बताई थी और मैं इसे भूल भी गई थी, लेकिन मुझे अब दिसंबर के वाक़ये के बाद ये सब याद आ रहा है। इसलिए न सिर्फ इसलिए मुझे कमरे में अकेले सोने से बड़ा डर लगता है कि भाई कोई जिन विन आ गया तो मैं क्या कर लूंगी। आई होप कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं और आइंदा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम चलते हैं अगली और आखिरी स्टोरी की तरफ। आज तो बड़े मजे आ रहे होंगे, आज तो बहुत सारी स्टोरीज थी। अगली स्टोरी में ये कहते हैं कि मैं हैदराबाद से हूँ और ये बात 2016 की है, जब हम 3 दोस्त रहते थे मेरे घर में और बाकी घर वाले छुट्टियों में गाँव चले गए हुए थे। तो हम सिर्फ 3 बंदे पूरे 3 माले के घर में रहते थे। मैं थोड़ा समझाने के लिए सिनारियो बता देता हूँ कि टोटल घर में 3 फ्लोर थे और हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। वहाँ हमसे पहले हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे। उन हिंदू कम्युनिटी वाले लोगों की हमेशा से शिकायत रही थी कि हमें यहाँ पे जन्नत का साया महसूस होता है। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम वहाँ शिफ्ट हुए। हमारे ऊपर 2 और फ्लोर थे, जिनमें से एक तो फंक्शनल था, लेकिन सबसे ऊपर वाला फ्लोर आधा बना हुआ था और वो बिल्कुल सुनसान था। अब हम आते हैं वापस कि हम 3 दोस्त रहते थे, वो भी नीचे फ्लोर में। हमने मजाक किया कि जिन बुलाते हैं। इंटरनेट से सर्च करने पे एक इंडियन मुस्लिम का हमें व्हाट्सएप नंबर मिल गया। उससे राब्ता करने पे उसने बताया कि ऐसा करेंगे तो जन्नत आएंगे, लेकिन उसमें से हर किसी को अकेले रूम में रह के कुछ अल्फाज पढ़ने थे और हाथ की मुट्ठी में कुछ लिखकर उसको बंद कर देना था। आप वो पढ़ते रहे और 99 बार पढ़ने के बाद वो हाथ की मुट्ठी जन्नत खुद आके खुलवाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मैं अंदर गया। कमरे की लाइट्स ऑफ करनी थी और एक कैंडल जलाना था। जैसा उस बंदे ने बताया तो मैंने वैसा ही किया। अब दोस्त दूसरे कमरे में वेट कर रहे थे। मैं पढ़ता रहा, डर भी लग रहा था। मैं को 50 बार उस लफ्ज को पढ़ चुका हूँगा कि मुझे महसूस हुआ, चूंकि अंधेरा था, क्लियर नजर आ नहीं रहा था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल महसूस किया कि मुझसे थोड़ा दूर वहाँ एक कपड़ा पड़ा हुआ है और वो अचानक खुद ऊपर होने लगा। लेकिन मैंने दिल को तसल्ली दी कि ये मेरा वहम है और मैं पढ़ता रहा। मैं कोई 80 पे पहुंचा हूँगा कि एक ऐसी जोरदार आवाज आई जैसे किसी को अजियत देने पर कोई चीखता है। तो ऐसी चीख मेरे कानों में आई और मैं वहीं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं बाद में क्या हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। वहाँ मेरे सारे घर वाले मौजूद थे। बाद में पता चला कि घर वालों को दोस्तों ने बताया और वो गांव से हैदराबाद मेरे पास आ गए। मैंने बाद में दोस्तों से पूछा कि आपको कोई आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हम तुम्हारा 45 मिनट तक वेट करते रहे। फिर हमने तुम्हें आवाजें दी, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर हम खुद अंदर आए और तुम्हें देखा कि तुम बेहोश हो। उस दिन से मेरे साथ वाकयात होते रहे। उस वाकये को कोई 5 दिन बाद मैं रात को देर से घर आया। जैसे ही घर के अंदर मैं एंटर हुआ, सामने क्या देख रहा हूँ कि छोटे इंसान घूम रहे हैं, वो भी मेरे घर के सहन में। मतलब उनकी हाइट मैक्सिमम 3 फीट की होगी।
اس سے زیادہ نہیں، لیکن ان کا دھیان میری طرف نہیں گیا۔ میری سانس رک گئی، میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بہت زور لگایا، آواز نہیں نکل رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا ہے۔ جیسے ہی مجھے محسوس ہوا میں باہر کے گیٹ کی طرف بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ میں گیٹ کو جا کے سیدھا لگ گیا۔ اتنی زور سے لگا کہ بہت تیز آواز آئی جس سے میرے گھر والے اٹھ گئے۔ میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا اس دروازے سے ٹکرانے سے۔ اس واقعے کے بعد گھر والے مجھے کافی ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن آج تک وہ بھی صحیح سے نہیں سمجھ سکے۔ ڈاکٹرز کے پاس اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2016 والے واقعے نے میرے دماغ میں ایک ڈر بٹھا دیا ہے، اب جو بھی میں دیکھتا ہوں وہ میرا وہم ہے۔ یہ واقعے 2016 میں میرے ساتھ شروع ہوئے اور آج 2021 چل رہا ہے۔ میں آج بھی 1-1.5 مہینے کے بعد ان چھوٹے قد والوں کو دیکھتا ہوں۔ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد سے مجھے اب ہر دن ڈپریشن کے ٹیبلٹس کھانے پڑتے ہیں اور ہر مہینے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے ینگسٹرز سے کہ جو جن بلاتے ہیں پلیز ان کو لائٹلی نہ لیں، اپنی زندگی ضائع نہ کریں ایسے کام کر کے۔ نہیں تو فیئر انف، آپ نے جن بلانے تھے، جن آ گئے، 99 دفعہ پڑھنا تھا آپ نے 80 دفعہ ہی پڑھا، تو شاید اب وہ جو مخلوق آنی تھی وہ پھنس کے رہ گئی اور وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ بہتر ہے کہ کسی عالم کو دکھائیں، رقیہ وغیرہ کرائیں، جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تھی جی آج کی سٹوریز۔ یقین کرو میرا گلا بیٹھ چکا ہے اتنا بول بول کے۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، کوئی پروف ہے، کوئی ویڈیو ہے، وہ مجھے یا تو یہاں پہ ای میل کر دو، بلکہ ای میل ہی کر دو، انسٹاگرام پہ مت بھیجا کرو، وہاں پہ میں سٹوریز نہیں پڑھتی، مجھے یہاں پہ ای میل کرو۔ اگر انٹرسٹنگ ہوئی تو میں اس کو اپنی اگلی ویڈیو میں، مطلب اگلے پارٹ میں ایڈ کر دوں گی۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ میری لاسٹ ویڈیو یہ رہی، یہاں دیکھو، سبسکرائب یہاں کرو۔ میں دوسرا چینل ہے گولوٹی، اس کو بھی سبسکرائب کرو۔ اگلی ویڈیو کون سی ہونی چاہیے مجھے بھی بتاؤ، اور میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔